इलेक्शन में मोदी की एंट्री, उम्मीदवारों पर मुहर लगेगी। एमपी छत्तीसगढ़ में चुनाव, किस खेमे में ज्यादा तनाव? इंडिया की मीटिंग, सीटों पर होगी सेटिंग। आजम पर एक्शन, अखिलेश को टेंशन। ऐसा लगता है कि दिल्ली में बैठे हुए लोग हताशा में ये सब कदम उठा रहे हैं। तो जिन खबरों की झांकी आपने देखी, उन्हीं से जुड़ी पूरी जानकारी अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और आज की पहली खबर सीधे बीजेपी हेडक्वार्टर से होगी, जहां कुछ ही देर के बाद एक आने वाले इलेक्शन को लेकर बहुत बड़ी मंथन शुरू होने वाली है। और दूसरी बड़ी खबर में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाजीगर पर बात करेंगे कि आखिर राज्यों के इलेक्शन में कौन बाजी मारने जा रहा है। तीसरी खबर शरद पवार के घर पर होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक से होगी। हम जानेंगे कि क्या सीटों पर सहमति बन गई है या अभी रार बाकी है। चौथी खबर में बात आजम खान की होगी, जो इनकम टैक्स की रडार पर आ चुके हैं। और इन तमाम खबरों पर बातचीत करने के लिए तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनके पास सीधे मैं आपको लिए चलता हूं ताकि हमें पता चल सके कौन सी खबर वो बताने वाले हैं। हमें हमारे साथ नीरज मौजूद हैं, जैनेंद्र मौजूद हैं, आशीष कुमार सिंह जुड़ गए और वीरेश पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले नीरज बताइए, क्या खबर आपके पास? बिल्कुल अखिलेश, आज आपको मैं बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा और दूसरे जो केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं, उनकी मौजूदगी में क्या कुछ होने वाला है। मध्य प्रदेश की कितनी सीटें हैं जिस पर मंथन होने वाला है। जैनेंद्र, आप क्या बताएंगे इंडिया की मीटिंग पर? अखिलेश, सबसे बड़ी खबर तो यह है कि इंडिया की बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है और सीट शेयरिंग जिस पर नजरें थी, उच्च सूत्र बता रहे हैं कि आज की बैठक में सीट शेयरिंग का कोई फार्मूला जो है वो सामने आने की संभावना बेहद कम है। आशीष कुमार सिंह, आपके पास क्या खबर है? अखिलेश, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 2 दिनों तक मैराथन मीटिंग चली मध्य प्रदेश को लेकर के दिल्ली में कांग्रेस की, और कितनी जल्दी आने वाले दिनों में कांग्रेस अपनी सूची जारी करने वाली है। वीरेश, आजम खान को लेकर क्या सूचना आपको मिल रही है? देखिए, मैं दर्शकों को बताऊंगा कि यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक 30 ठिकानों पर आजम खां के आईटी रेड पड़े हैं। लखनऊ में, मुरादाबाद में, रामपुर में, विदिशा में। और ये भी बताएंगे कि किस तरीके से इस छापे पर राजनीतिक प्रतिक्रिया हुई है। अखिलेश यादव से लेकर रामगोपाल यादव तक कैसी अपनी बातों को उन्होंने रखा है, क्योंकि राष्ट्रीय महासचिव आजम खां पर आईटी के रेड पड़े हैं। ठीक है, चलिए मैं आप चारों के पास आऊंगा। जो जो खबर हम लेते जाएंगे उस पर दर्शकों तक आप पूरी जानकारी पहुंचाइएगा। लेकिन अभी की ब्रेकिंग न्यूज, चुनावों की रणनीति के लिए बीजेपी की बड़ी तैयारी नजर आ रही है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होने वाली है और अब से कुछ ही देर के बाद बीजेपी हेडक्वार्टर में यह बैठक है। मध्य प्रदेश के टिकटों पर फाइनल मुहर आज लग सकती है। बीजेपी सीईसी मीटिंग को लेकर एक दूसरी बड़ी खबर भी है। छत्तीसगढ़ के टिकटों पर भी आज फाइनल फैसला आज नहीं होगा। छत्तीसगढ़ राजस्थान पर अगले हफ्ते बैठक फिर से होगी। दोनों राज्यों के उम्मीदवारों के नाम पर फिलहाल फैसला नहीं होगा। तो बीजेपी सीईसी मीटिंग को लेकर एक बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के टिकटों पर आज फैसला नहीं होना है, चर्चा नहीं होगी आज उस पर। छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर अगले हफ्ते बैठक होनी है। उसके बाद उस मंथन के बाद ही कोई ऐलान हो सकता है। दोनों राज्यों के टिकटों पर फिलहाल फैसला नहीं होगा। सीधे नीरज के पास मैं आपको लिए चलता हूं। नीरज, इससे जुड़ी और क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? इससे मुत्तल्लिक कुछ और खबर बताएं। बिल्कुल अखिलेश, मैं आपको बता दूं कि आज छत्तीसगढ़ की बैठक नहीं हो रही। उसके पीछे रीजन सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी कल रायगढ़ में एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक रोड शो भी है। उसकी तैयारियों के चलते छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर नेताओं की ड्यूटी रायगढ़ लगा दी गई है। प्रभारी ओम माथुर और दूसरे जो नेता हैं वो निकल गए। इसलिए आज जो छत्तीसगढ़ की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बातें होनी थी उसको आज के लिए स्थगित कर दिए। आज जो बैठक होनी है इसी भाजपा मुख्यालय में वो बैठक होगी, जहां थोड़ी देर बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचेंगे, दूसरे जो केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं वो मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे। और आज मध्य प्रदेश
की करीब 50 सीट ऐसी हैं जो बी कैटेगरी की सीटें हैं, उन पर चर्चा होगी। लेकिन यहाँ पर अखिलेश कुछ चीज़ें दिखाना आपको बहुत ज़रूरी है। ये आप ये पोस्टर ज़रा देखिए, ये पोस्टर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो तमाम वो मुलाकातें हुई थी जिनमें G20 के दौरान तमाम राष्ट्राध्यक्ष आए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने हैंडशेक किया था। उस समय की ये फोटोज़ हैं, उनका एक कोलाज बनाया गया है, एक बड़ा पोस्टर बनाया गया और ये भाजपा मुख्यालय में इसको लगाया गया। ये इसलिए लगाया गया है कि थोड़ी देर बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे तो इसी मार्ग से, इसी कॉरिडोर से वॉक करते हुए भाजपा मुख्यालय में जाएंगे। नीरज, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। ये जो आप खबर बता रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर आगे कुछ और जानकारी दर्शकों तक आप पहुंचाइएगा। लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को यह बताना चाहेंगे कि जो केंद्रीय चुनाव समिति की बात हो रही है क्या है, समझिए क्यों आज की बहुत बड़ी खबर है। दूसरी सबसे बड़ी ताकतवर संस्था पार्टी के अंदर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति, संसदीय बोर्ड में कुल 11 सदस्य हैं और जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 8 अन्य सदस्य भी शामिल। और इसी के अंतर्गत जो बैठक होती है केंद्रीय चुनाव समिति में, फिलहाल 15 सदस्य हैं और इसी के अंतर्गत जो बैठक होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। कई लिहाज से कई अहम फैसले लिए जाते हैं। हर चुनाव के टिकटों पर फैसला इसी बैठक में होता है, इसी बैठक में फाइनल मुहर लगाने का काम किया जाता है। और एजेंडा क्या है, ये जो बैठक होने जा रही है उसका एजेंडा भी जरा आप समझिए। चुनावी तैयारियों की समीक्षा संभव है आज की इस बैठक में। नीरज भी आपको बता रहे थे कि आज क्या क्या मंथन हो सकता है। प्रचार की रणनीति पर फैसला संभव है कि प्रचार के लिए आगे की स्ट्रेटजी क्या होगी। उम्मीदवार के नाम का चयन संभव है कि कौन कौन उम्मीदवार होंगे, प्रत्याशी होंगे। एमपी के 50 नाम पर मुहर लगना संभव है, यह भी एक बड़ी जानकारी। छत्तीसगढ़ के 21 नाम पर चर्चा आज नहीं होगी, यह बात स्पष्ट हो चुकी है। राजस्थान का फर्स्ट लिस्ट भी अभी नहीं, राजस्थान की जो फर्स्ट लिस्ट है वो भी फिलहाल अभी नहीं आएगी। तो ये तो तमाम बातें नीरज हमने दर्शकों को बता दी, लेकिन आज वहां पर दफ्तर में जो हलचल नजर आ रही है उसके बारे में कुछ आप बता रहे थे। हाँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये दरअसल ये पोस्टर दिखाना चाह रहा था अखिलेश। ये पोस्टर आप देखिए, जो पोस्टर लगाया जा रहा है, ये पोस्टर में अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब G20 की बैठक थी और G20 की बैठक के दौरान वो तमाम राष्ट्राध्यक्षों के साथ मिल रहे थे, तो उन राष्ट्राध्यक्षों के साथ जो फोटोग्राफी हुई थी उसका एक कोलाज बनाया गया। उस कोलाज को एक बड़े बैनर में तब्दील किया गया है और वही ये बैनर लग रहा है, क्योंकि थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पहुंचने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी जब कार्यालय में पहुंचेंगे तो उससे पहले की ये सारी तैयारियां हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया गया है, तमाम राष्ट्राध्यक्षों की फोटो लगाई गई है और भाजपा के जब अध्यक्ष उस समय यहीं पे मौजूद रहेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। पीएम जब आएंगे तो बाकायदा दफ्तर के बाहर से होते हुए और दफ्तर के अंदर तक एक रोड शो करेंगे। उस रोड शो के दौरान यहाँ तमाम बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे जो प्रधानमंत्री के रोड शो के दौरान उनको देखेंगे, उनसे हैंडशेक करेंगे। बिल्कुल, तो नीरज जो जानकारी दे रहे हैं, सीईसी मीटिंग से पहले मोदी का भव्य स्वागत होगा, बीजेपी मुख्यालय में मोदी का स्वागत होगा। G20 के सफल आयोजन के लिए यह स्वागत किया जा रहा है। स्वागत समारोह के बाद सीईसी मीटिंग में वो जाएंगे। तो बीजेपी मुख्यालय में किस तरीके की हलचल इस वक्त है वो भी आप देख रहे थे, हमारे सहयोगी नीरज पल पल का हाल आप तक पहुंचा रहे थे। तो प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया जाएगा चूंकि G20 का बहुत ही सफल आयोजन हुआ है। और कुल मिलाकर एक बात यहां पर साफ तौर पर नजर आती है नीरज, ये स्वागत वगैरह तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव में इसका फायदा लेने की कोशिश दिख रही है। बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि राजनीति में हर घटनाओं का, हर इवेंट का फायदा लेने की कोशिश होती है और पार्टियां करती भी हैं। नरेंद्र मोदी इस देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, दुनिया में उनका डंका बज रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पास इतना जब करिश्माई लीडर है तो क्यों ना उसका भाजपा फायदा उठाए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये सारा आयोजन किया था। सामान्य बैठक थी, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थी जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में चर्चा होनी थी, लेकिन भाजपा घटनाओं को इवेंट में बदलना जानती है। इसीलिए जब आज भाजपा के नेता G20 के सफल आयोजन के बाद भाजपा कार्यालय पहुंच रहे हैं तो भाजपा के नेताओं ने उनको चीयर करने को, उनका स्वागत करने का प्लान किया। और आप ये भीड़, जो चहल पहल, हलचल, पोस्टर, बैनर और ये सारी तैयारियां देख रहे हैं, उसी की परिणति है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, ये देखिए युवा मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता, यहाँ देखिए ये महिलाएं देखिए, ये सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं। सुबह से ही यहाँ पहुँच गए। कितनी देर मैडम? हमें 2-2.5 घंटे हो गए यहाँ पे। पीएम साहब के लिए? हाँ, पीएम साहब के लिए पहुँचे। मतलब G20 की सफलता के लिए पीएम को बधाई देने आई? बहुत, मोदी जी ने बहुत बढ़िया। हम यही दिल्ली से हैं। तो कब पता चला कि प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं? ये मॉर्निंग में पता चल गया था। मॉर्निंग में पता चल गया तो
चल पड़ी घर से। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए युवा मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता हैं, आप लोग युवा मोर्चा से हैं? हाँ जी। तो पीएम से मिलने आए? हाँ जी, पीएम से मिलने। चौड़े हो रहे हैं, ठीक से बताइए ना, आपको कार्यकर्ता है दिखाने में क्या हो रहा है? पीएम से मिलने आए हैं। आपको देखने आए हैं, मिलने क्या देखने आए हैं? हाँ जी, देखने आए। हाँ, युवा मोर्चा से हैं बिल्कुल। बॉडी तो बनाना बिल्कुल ठीक है, आप लेकिन देख पा रहे हैं क्या कुछ चल रहा है। प्रधानमंत्री कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, उसी के मद्देनजर पूरी तैयारियां नजर आ रही हैं। नीरज, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा और बड़ी खबर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से एक और आ रही है, अब तक पहुंचाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए एबीपी न्यूज। देश की 4 बड़ी खबरों पर पूरी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर तैनात हैं और आशीष कुमार सिंह के पास चलेंगे अगली बड़ी खबर से जुड़ी जानकारियों के लिए। दरअसल खबर यह है, मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है। उम्मीदवारों के नाम पर लगभग फैसला जल्द, 100 उम्मीदवारों के नाम सामने आ सकते हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक हुई है उसी से अभी की एक बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा दें। उम्मीदवारों के नाम पर लगभग फैसला हो चुका है और 100 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा सकता है, यानी जो प्रत्याशी होंगे एमपी चुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से, बहुत जल्द उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके की हलचल नजर आ रही है दोनों ही खेमों में, और इसी के बारे में कुछ और अपडेट लेते हैं आशीष कुमार सिंह से। लेकिन पहले आपके सामने कुछ और इंफॉर्मेशन में रखना चाहूंगा, चुनाव से जुड़ी हुई कुछ और जानकारियां। देखिए, ये जो हमने नाम दिया है ना, हेडर, आ देखें जरा किसमें कितना है दम। तो जब ये तुलना की जाएगी बीजेपी और कांग्रेस के बीच, 39 सीटों पर प्रत्याशी पहले बीजेपी ने उतार दिए। कांग्रेस की बात की जाए तो 12 सितंबर को भोपाल से दिल्ली तक बैठक का दौर चल रहा है, मतलब दूसरी तरफ अभी बैठकें चल रही हैं। जन आशीर्वाद यात्रा से फिर से सरकार की उम्मीद है बीजेपी को। कांग्रेस 19 सितंबर से 5 अक्टूबर तक जन आक्रोश यात्रा कर रही है। यात्रा दोनों तरफ हो रही है। दिल्ली में एमपी को लेकर कोर ग्रुप की बैठक, बीजेपी की बात हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की बात की जाए तो टिकट को लेकर अभी भी माथापच्ची जारी है, मंथन जारी है। लगातार 3 चुनाव हारने वाले को टिकट नहीं देगी कांग्रेस, यह बात वहां पर लगभग स्पष्ट है। बीजेपी की बात करें तो आज दूसरी लिस्ट पर फाइनल मुहर संभव है, यह भी एक बड़ी जानकारी बीजेपी खेमे से आ रही है। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों खेमों में किस तरह की तैयारी चल रही है वो आप देख रहे हैं, और इसी पर और ज्यादा अपडेट लेते हैं हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह से। आशीष जी बिल्कुल अखिलेश, आप सही कह रहे थे। 2 दिनों तक लगातार दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है और कांग्रेस के सामने, कांग्रेस के पास इस बात का एडवांटेज जरूर है। कांग्रेस लीडर्स जैसा कह रहे हैं अखिलेश कि भाई बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन वो ये भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि बीजेपी समय से पहले ही काफ़ी इन एडवांस अपने कैंडिडेट्स देना शुरू कर दिया है। ऐसे में इस चुनौती को देखते हुए 2 दिन तक लगातार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई और आज मैं आपको अपडेट दे दूं कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सब के दे हैव रन थ्रू ऑल द नेम्स, और इस बात की पूरी गुंजाइश है कि सितंबर के अंत तक या फिर अक्टूबर के पहले हफ्ते कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर दे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, इसकी क्राइटेरिया तय की गई है। पिछली बार का चुनाव जो लोग 20,000 या उससे ज़्यादा वोट से हारे हैं उनको इस कंसिडरेशन से बाहर रखा जाएगा, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। पिछले 3 बार से जो लोग चुनाव हार रहे हैं उनको टिकट कंसिडर नहीं किया जाएगा। जो तकरीबन 5,000 के आसपास से पिछली बार वो चुनाव हारे हों उनको टिकट के लिए कंसिडर किया जा रहा है। मेन फोकस कांग्रेस पार्टी का होगा महिलाओं पर, युवाओं पर और नए चेहरों को टिकट देने पर। संभव है कि सितंबर के अंत तक या फिर अक्टूबर के पहले हफ्ते तक कांग्रेस अपनी पहली सूची और ज़्यादा कैंडिडेट्स की तकरीबन 100 की सूची जारी कर दी जाए। हमारे साथ जैनेंद्र भी जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, आप भी कांग्रेस से जुड़ी खबरों पर बहुत करीब से नजर रखते हैं। एक खास बात देखने को वहां पर मिल रही है, राज्य में इस बार एमपी में यात्राएं हो रही हैं, मतलब दोनों पार्टियों की तरफ से कोशिश है कि यात्राओं के जरिए लोगों तक पहुंचे। बिल्कुल, और पहले बीजेपी की तरफ से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई और उसी की काट में अब कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा की तैयारी कर रही है। 2 हफ्ते मध्य प्रदेश के 7 अलग अलग इलाकों से 7 नेता नेतृत्व करेंगे और इसके जरिए कोशिश 2 होगी। एक तो सरकार के खिलाफ कैंपेन और दूसरा जो कांग्रेस की बड़े ऐलान है जिसे गारंटी कर रही है कांग्रेस, उनको आम लोगों तक ले जाने की कवायद। तो इसको लेकर के पूरी रणनीति बन रही है। आने वाले दिनों में कांग्रेस इसका ऐलान करने वाली है और 7 इलाकों से ये यात्रा शुरू होगी। और कुल मिलाकर के देखिए, मध्य प्रदेश में हमने पिछली बार देखा था कि बिल्कुल कांटे की लड़ाई थी, नेक टू नेक चुनाव था। मत प्रतिशत में बीजेपी आगे थी लेकिन सीटों की संख्या में कांग्रेस आगे थी। इसी वजह से दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। दोनों ही पार्टी की टॉप लीडरशिप जो है वो लगातार कैंपेन कर रही है। आने वाले दिनों में प्रियंका गांधी जो है वो दोनों पार्टियों ने झोंकी हुई है, लेकिन अंदर खाने क्या चल रहा है, इनसाइड स्टोरी भी दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। बस थोड़ा सा इंतजार करिए, देखते रहिए एबीपी न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। देश की 4 बड़ी खबरों पर 4 रिपोर्टर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं ताकि ग्राउंड जीरो से
हर सूचना, हर इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा सकें। और आने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव में चेहरों का ऐलान नहीं, सूत्र हमें यह बड़ी जानकारी दे रहे हैं। सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला लिया जा रहा है, मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं होगा। यह एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ को लेकर देर रात तक बैठक हुई। आपको बता दें कि अमित शाह के घर पर देर रात तक चली है बैठक और बी कैटेगरी के 35 सीटों पर बीजेपी ने चर्चा की। जल्द ही 35 उम्मीदवारों के नाम सामने आ सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ को लेकर देर रात तक बैठक हुई है और जल्द और प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जा सकता है। और फिलहाल जो बीजेपी की रणनीति नजर आ रही है उस पर एक नजर डाल लीजिए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या होगी? रमन सिंह के चेहरे को आगे नहीं कर सकती है बीजेपी। सामूहिक नेतृत्व से चुनाव में उतरने का फैसला लिया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, रायपुर दुर्ग के लिए बड़ा चेहरा रमन ही रह सकते हैं, यानी कुछ इलाकों के लिए रह सकते हैं चेहरा। बस्तर संभाग में युवा चेहरा केदार कश्यप पर दाव लगाया जा सकता है, यानी वहां पर उन्हें प्रोजेक्ट किया जाएगा। बिलासपुर में अरुण साव के जरिए जीत की तैयारी की जा रही है, यानी अलग अलग पॉकेट के लिए अलग रणनीति। सरगुजा संभाग में रामविचार नेताम को उतारने की तैयारी चल रही है। आइए सीधे आपको पहले मैं नीरज पांडे के पास लिए चलता हूं। नीरज, ये चेहरों को लेकर जो बीजेपी की स्ट्रेटजी दिख रही है उसको कैसे समझा जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हर पॉकेट का जो बड़ा लीडर है उसको उस पॉकेट में ही लगाया जाए ताकि उसके चेहरे के जरिए वोटों को कन्वर्ट किया जा सके भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि चाहे छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, बड़े चेहरे तो हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ता या नेताओं के अंदर कहीं ना कहीं आपस में खींचतान भी है। तो हो सकता है कि किसी के नाम को लेकर कहीं कोई आम सहमति ना बने। इसलिए भाजपा की ये रणनीति कि पहले चुनाव जीता जाए, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी में एक चेहरा जो सबसे बड़ा चेहरा है वो नरेंद्र मोदी का है, तो नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रखा जाए और भाजपा के बाकी नेताओं को उनके पीछे रखा जाए, और ऐसे इस स्ट्रेटजी के साथ चुनाव मैदान में जाया जाए ताकि चुनाव मैदान में पार्टी के कैडर को ध्यान में रखते हुए, पार्टी को ध्यान में रखते हुए जो लोग वोट करेंगे वो नरेंद्र मोदी को देखकर वोट करें। और साथ ही जब चुनाव जीत जाएं, जब पार्टी चुनाव ओवर हो जाए, सरकार बनाने की स्थिति में आए, तब सामूहिक रूप से बैठकर एक नाम का चयन कर लें। और उस समय वो तो है नीरज, लेकिन एक सवाल यहां से खड़ा होता है। वीरेश पांडे के पास में जाना चाहूंगा इस सवाल के साथ। वीरेश, वाकई में ये सामूहिक नेतृत्व का जो फैसला बीजेपी लेने जा रही है इन राज्यों में, वो कोई रणनीति है या मजबूरी का फैसला है? देखिए, ये रणनीति है और इसके 3 मायने हैं। पहला मायने ये है कि हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी के 3 से 4 नेता हैं जो मुख्यमंत्री की दौड़ में हैं। अगर एक नाम को प्रस्तावित किया जाएगा तो बाकी जो नाम है वो घर बैठ जाएंगे। अगर किसी को नहीं प्रस्तावित किया जाएगा तो ये सभी सामूहिक नेतृत्व में और बहुत मन लगाकर इस बात को सिद्ध करने के लिए चुनाव लड़ेंगे और लड़ाएंगे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने की संभावना है, वो बन सकते हैं। ऐसे में आपस में कोई विद्वेष नहीं होगा। दूसरे इसके मायने ये हैं कि जब जनता है वो किसी भी राज्य के स्तर के नेता से अगर नाराज है तो वो मोदी से तो नाराज नहीं है। अगर मोदी से नाराज नहीं है और मोदी के नाम पर प्रधानी से लेकर प्रधानमंत्री तक का वोट भारतीय जनता पार्टी मांगती है, तो फिर मोदी जी ही तय करें कि कौन मुख्यमंत्री बने, जनता उसे स्वीकार करे। और तीसरा ये है कि जिन राज्यों के आपने नाम लिया, रमन सिंह हो, वसुंधरा राजे हो, शिवराज सिंह चौहान हो, इनको जनता देख चुकी है। तो अगर इनको प्रस्तावित करते हैं तो ऐसे बहुत सारे मतदाता हैं, पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं कि जो इनको पसंद नहीं करते हो, तो एंटी इनकम्बेंसी इनके पास हो, इनके खिलाफ हो। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोई भी रार नहीं ठानना चाहती है और केवल लक्ष्य चाहती है कि इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इसलिए कोई आपस में रार विद्वेष नहीं, सब मिलजुल कर, सबका साथ सबका विकास और भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव में जाएं और भाजपा की सरकार बनाएं। लेकिन जब चेहरों की बात होगी, आशीष, आपसे समझना चाहूंगा मैं, क्या इस मामले में खासतौर पर अगर मैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात कर लूं तो कांग्रेस लीड लेती हुई नजर आ रही है? नतीजा जो भी हो, मैं चेहरों की बात कर रहा हूं। देखिए, निश्चित तौर पे मैं तो इन दोनों स्टेट्स को विजिट करके आया हूं और पहले मैं जरा सा एक छोटा सा अपना व्यू दे दूं। अखिलेश, जो आप नीरज से बात कर रहे थे, वीरेश से बात कर रहे थे, देखिए मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश में झेल रही है और ऐसे में राजस्थान फैक्टर को भी ध्यान में रखते हुए एक जगह ये गलती नहीं करना चाहेगी कि एक जगह चीफ मिनिस्टर का चेहरा डिक्लेयर कर दिया तो दूसरी जगह विद्रोह हो जाएगा। वसुंधरा राजे फिर क्यों चुप बैठेंगे? मुझे लगता है ये फैक्टर्स भी बहुत ज़रूरी हैं। कांग्रेस निश्चित तौर पर, देखिए
खुल करके कौन होगा अगला चीफ मिनिस्टर ये नहीं बोला गया है, लेकिन सेवरल ओकेजन्स पे राजस्थान में ये बोला जा चुका है कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। इन एज मेनी वर्ड्स ये नहीं कहा गया है कि वही हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे, बट इट्स अ गिवन। मुझे लगता है मैसेज लाउड एंड क्लियर है और कमोवेश यही स्थिति छत्तीसगढ़ में भी है। सभी लोग जानते हैं कि जब ये बहुत बड़ा विवाद हुआ, आपको याद होगा पिछले 2-3 सालों में, कि भाई रोटेटरी बेसिस पे एक सहमति बनी थी कि आप हटेंगे और टीएस सिंहदेव को मौका देंगे, तब जब नहीं किया, तो अब इट्स अ गिवन इन छत्तीसगढ़ ऑल्सो। लोग जानते हैं अच्छे से कि अगर चुनाव जीतने की स्थिति में आती है कांग्रेस, तो फिर से भूपेश बघेल ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक एडवांटेजियस पोजीशन जरूर कांग्रेस के साथ बीजेपी के बनिस्पत है। जैनेंद्र, ये भी लेकिन कम दिलचस्प नहीं है कि बार बार बीजेपी की तरफ से इंडिया में पूछा जाता है कि आपका चेहरा कौन होगा इन तीनों राज्यों में, लेकिन बीजेपी के पास चेहरा नहीं है। फिलहाल सामूहिक नेतृत्व की बात हो रही है। बिल्कुल, ये संकट सभी पार्टियों के साथ होता है, खासतौर पे जो बड़ी पार्टियां होती हैं। छोटी पार्टियों में नेतृत्व स्पष्ट होता है, लेकिन जो बड़ी पार्टी होती है उसमें कई नेता होते हैं और चुनाव से पहले पार्टियों की कोशिश ये होती है कि सभी जो नेता हैं वो एक साथ साधे रहें। अगर किसी एक को आगे कर देंगे तो बाकी नेता हो सकता है वो उतनी मेहनत ना करें। इसी वजह से ये कोशिश होती है, खासतौर पे वो पार्टी जो विपक्ष में होती है, कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। और यही चीज बीजेपी के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हो रही है। माफ करिए, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हो रही है, मध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं। और यही चीज, यही समस्या इंडिया अलायंस जो विपक्ष का गठबंधन है उसके सामने है, प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर के। तो निश्चित तौर पर ये इसीलिए अनाउंस करने से बचा जाता है। या तो कोई बड़ा नेता उभरे, नरेंद्र मोदी जिस तरीके से 2014 के पहले उभरे, उनको कोई रोक ही नहीं सकता था। पहले कैंपेन कमेटी चीफ बने, फिर प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बने, जिस तरीके से उनका उभार था। लेकिन अगर उस तरीके से कोई नेता का उभार नहीं है तो फिर इंतजार किया जाता है और सामूहिक नेतृत्व में चुनाव में जाने की कवायद सभी पार्टियों की होती है। ठीक है, मैं आप लोगों के पास लौटूं उससे पहले दर्शकों तक एक और बड़ी खबर पहुंचाना चाहता हूं। कल एमपी और छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सुबह 11:15 बजे एमपी के बीना पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। खबर हमें जो मिल रही है, मध्य प्रदेश को 50,700 करोड़ की सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री। कल छत्तीसगढ़ के रायगढ़ भी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। यहां 6,350 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट की सौगात दी जाएगी। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं बीजेपी मुख्यालय से। नीरज पांडे लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, कुल मिलाकर जो बात थोड़ी देर पहले हो रही थी सामूहिक नेतृत्व वाली, ऐसा लगता है कि सामूहिक नेतृत्व की बात तो होगी लेकिन चेहरा मोदी ही होंगे। देखिए, मोदी ही चेहरा होंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़ा चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी खतरा मोल लेना नहीं चाहती और जैसा बीरेश और आशीष जी ने कहा और ज्ञानेंद्र ने भी बात कही, वो बिल्कुल सही और तथ्यात्मक बात है क्योंकि हर राज्य में हर पार्टी के पास 2 से 4-5 चेहरे हैं। राजस्थान में बात करें तो सबसे टॉलेस्ट लीडर वसुंधरा राजे हैं, लेकिन उनके पैरेलल भी कई और लीडर धीरे धीरे खड़े किए जा रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो खेमे हैं उन खेमों को साधे रखा जाए और इसलिए नेताओं को किसी एक आदमी के चेहरे पर चुनाव न लड़के भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के पर चुनाव लड़े। 20 साल से ज्यादा हो गया मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, इसलिए सीधे तौर पर शिवराज सिंह चौहान चला। मैं बीच में आपको रोक रहा हूं और एक और बड़ी खबर दर्शकों का इंतजार कर रही है। इंडिया गठबंधन में क्या होने वाला है? क्या सीट पर जो पेच फंसा हुआ है सुलझ जाएगा? तो आज की 4 बड़ी खबर पर हमारे ये 4 संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अभी की अहम खबर मैं आपको बता दूं, इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक दिल्ली में शरद पवार के घर पर इस गठबंधन की बैठक होगी। इस बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा हो सकती है। जेडीयू के नेता ललन सिंह के न आने पर विवाद की खबर भी है। कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं ललन सिंह, अब अचानक वो बीमार हो गए हैं, यही कहकर वो नहीं आ रहे हैं। सवाल यह कि क्या वाकई में वो बीमार हैं या कुछ बात और है। कुछ दिन पहले नीतीश को पीएम उम्मीदवार भी उन्होंने बताया था। हिंदू धर्म को किस प्रकार मिटाना है, हिंदू धर्म को किस प्रकार समाप्त करना है, आज एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी की उसी विषय पर बैठक होने वाली है। मीटिंग होगी, जो एजेंडा हमने तय किया है इंडिया की मुंबई के बैठक में, उसके ऊपर चर्चा होगी, अमल बजावनी होगी, अमल होगा। इन्हें भी मालूम है कि बिना वैकेंसी के वर्चस्व की वर्जिश चल रही है और ये परिवार सोच रहा है कि हम रोटेशन का प्रधानमंत्री बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे कई नेता हैं जिनकी महत्वाकांक्षाओं को दबा के मोदी जी प्रधानमंत्री बने। कोई नेता किसी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। इसमें तो नीतीश कुमार को होना चाहिए था, राहुल गांधी इसमें होते, ममता बनर्जी होते। चुनाव जिस दिन संपन्न होगा उस दिन तक
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये सवाल पूछा जाता रहेगा और हम यही जवाब देते रहेंगे कि देश की 140 करोड़ जनता हमारा चेहरा। तो सनातन पर संग्राम और कई तरह के विवाद के बीच ये बैठक इंडिया गठबंधन की हो रही है। एजेंडा क्या रहने वाला है आपको बताएंगे, मेरे सहयोगी जैनेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र। बिल्कुल अखिलेश, एक बड़ी खबर तो दर्शकों को ये दे दूं कि बैठक शुरू हो चुकी है और हेमंत सोरेन की फ्लाइट थोड़ी विलंब से लैंड की है, इस वजह से वो नहीं पहुंच पाए हैं। बाकी सारे नेता उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, डी राजा, संजय राउत, संजय झा, ललन सिंह की जगह राघव चड्डा, ये सब लोग पहुंच चुके हैं। शरद पवार मेजबान है, वो भी बैठक में शामिल है, केसी वेणुगोपाल कांग्रेस की तरफ से। देखिए, पहले ये संकेत थे कि इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा होगी, लेकिन आज सुबह जो हमारी सोर्सेज से बात हुई उनका ये कहना था कि सीट शेयरिंग जो है वो राज्यवार होगी, राज्यों के स्तर पर होगी और ऐसे में इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर के किसी फार्मूले पर चर्चा नहीं हो पाएगी। आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस के जो आगामी कार्यक्रम है, जैसे 4 से 5 बड़ी रैलियों की प्लानिंग चल रही है, उसकी तारीख और जगह तय हो सकती है। आने वाले अन्य जो कमेटियां बनी हैं, उन कमेटियों की बैठक हुई है, उनमें जो प्रस्ताव पारित हुए हैं वो टेबल किया जा सकता है, उस पर बात होगी। और इसके अलावा आने वाले विंटर स्पेशल सेशन, पार्लियामेंट का जो स्पेशल सेशन है जिसका एजेंडा साफ नहीं है, उसको लेकर बात हो सकती है। चुनाव आयोग को लेकर के भी एक रणनीति बनाई जा रही है इंडिया अलायंस के अंदर, उसको लेकर के बात हो सकती है। तो जो बड़ी नजर थी सबकी सीट शेयरिंग को लेकर के, फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर के कोई फार्मूला सामने नहीं आने जा रहा है, वो राज्य स्तर पर होगा। लेकिन संभव है कि सीट शेयरिंग को लेकर कुछ सदस्य अपनी बात रखें और इसको लेकर कोई मैकेनिज्म जो है उसका तो बैठक पर आप नजर बनाकर रखिए, कुछ अपडेट होगा दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा। दरअसल मीटिंग से पहले इंडिया में रार सामने आ गई है। हरियाणा में कांग्रेस का बहुत बड़ा ऐलान, भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा कि सभी सीट पर लड़ेंगे। तो आप देखिए किस तरीके से अभी से ये तमाम विवाद, हरियाणा में कांग्रेस ने ये बड़ा ऐलान कर दिया। जो विपक्षी पार्टियां मिली हैं, ये अच्छी शुरुआत है। जहां तक हरियाणा का सवाल है, कांग्रेस स्वयं में सक्षम है, 10 की 10 सीट कांग्रेस लड़ेगी। बातें एकता की होती है, साथ चुनाव लड़ने की होती है, लेकिन सवाल यह कि क्या उसी तरफ यह गठबंधन जा भी रहा है। आपके सामने ये तमाम जानकारियां, जरा गौर फरमाइएगा। आप हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ेगी, गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है। ये संदीप पाठक जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनका बयान। कांग्रेस सक्षम है और सभी 10 सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। भूपिंदर सिंह हुड्डा कांग्रेस के नेता जो हैं, वहां मुख्यमंत्री रहे, उनका यह बयान। आप सब ने एक ऐसे नेता देश को, बिहार को दिया है जो आज पूरे देश का नेतृत्व करने के लिए खड़ा है। यह ललन सिंह का बयान, जो जेडीयू के नेता हैं और जिस तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार की दावेदारी कर दी और अब उनके बीमार होने की सूचना आ रही है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या यह विवाद की स्थिति अभी से पैदा हो गई है। जैनेंद्र, जब प्रतिद्वंदी मजबूत हो तो लड़ाई मजबूती से लड़ी जाती है, लेकिन इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से विवाद की खबरें आ रही हैं, सेहत के लिए सही नहीं कह सकते इसे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर इससे कंफ्यूजन बढ़ेगा, लेकिन देखिए जो अलग अलग राज्यों में अपने कार्यकर्ताओं और कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करने के लिए जो दूसरी कतार के नेता हैं, वो जरूर इस तरीके के बयान दे रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस की जो टॉप लीडरशिप है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सीताराम येचुरी दोपहर आए थे शरद पवार के घर पर, उन्होंने कहा कि जब तमाम नेता एक मंच पर आ गए, हाथ मिला लिया, तो सीट शेयरिंग में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि जरूर कई जटिलता आएगी, कई पेंच है जिसको सुलझाना है, लेकिन इस तरीके की बयानबाजी जो है वो नेताओं द्वारा की जा रही है। लेकिन टॉप लेवल पर बिल्कुल ये अंडरस्टैंडिंग है कि हमें एक साथ चुनाव लड़ना है और ये भी अंडरस्टैंडिंग है कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। तो नेतृत्व को लेकर के, सीटों के दावे को लेकर के अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों के नेताओं के बयान आगे भी आते रहेंगे, लेकिन ये मानकर चलिए कि बीजेपी और मोदी से मुकाबले के लिए विपक्ष के पास एक साथ आने के अलावा और कोई चारा नहीं। एक ब्रेक हमें लेना पड़ेगा, चूंकि एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो भी दर्शकों तक हम पहुंचाना चाह रहे हैं। आजम खान आईटी के रडार पर है, जरूर देखिएगा। ये एक बार फिर से स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। शाम 4 बजे की 4 बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और अभी एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। इनकम टैक्स की रडार पर आजम खान और उनके करीबियों पर रेड की सूचना है। रामपुर से लेकर लखनऊ तक छापेमारी जारी है। अल जौहर ट्रस्ट के खातों पर भी आईटी की नजर है। हमारे साथ वीरेश पांडे जुड़े हुए हैं इसी खबर पर और अधिक सूचना आप तक पहुंचाएंगे। वीरेश, कुल मिलाकर आजम खान की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। देखिए, आजम खान राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी, वरिष्ठ नेता और उनके पहले ईडी का छापा, अब आईटी का छापा,
जो मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े हुए 11 ट्रस्टी हैं, हर ट्रस्टी के घर और ठिकानों पर छापे, आजम खां के वकील के घर पर छापे, आजम की बहन के घर पर छापे, और इसकी प्रतिक्रिया भी देखने को मिली। और अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव ने कहा कि जब एनडीए और भारतीय जनता पार्टी गड़बड़ा रही है और इंडिया से डर रही है तो वो लगातार छापेमारी कर रही है, यानी आईटी को हथियार बनाई है, ईडी को हथियार बनाई है। लेकिन 30 से ज्यादा ठिकानों पर आजम खां के यहां छापेमारी लगातार अभी भी चल रही है। लखनऊ में भी चल रही है। मुश्ताक अहमद सिद्दीकी उनके वकील, इनकम टैक्स के वकील और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील रहे, उनके घर पर लगातार छापेमारी चल रही है। यहां ही नहीं बल्कि विदिशा मध्य प्रदेश में सलीम साहब राज्यसभा भेजे गए थे, किसके बदौलत? आजम खां के बदौलत। विदिशा के रहने वाले समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश से राज्यसभा भेजे गए थे, दिवंगत हो चुके हैं, उनके घर पर भी छापेमारी चल रही है। यानी आजम खां से जुड़े हर वकील, हर रिश्तेदार और आजम के ठिकानों पर लगातार छापेमारी चल रही है। समाजवादी पार्टी बिलबिला गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ट्वीट आता है, साथ ही साथ प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव का बयान आता है कि भारतीय जनता छापा अभी भी जारी है कि अब रुक गया है? पर प्रयोग कर रही है। लगातार छापेमारी चल रही है। अभी मुश्ताक अहमद सिद्दीकी जो वकील हैं आजम खां के और उपाध्यक्ष हैं मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के, उनके ठिकाने पर लगातार सुबह 6 बजे विदेश इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आशीष कुमार सिंह भी हमारे साथ थे, नीरज भी हमारे साथ थे और जैनेंद्र भी। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों तक पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए।